बच्चों, आज आप लोग कक्षा 9 में उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? हमने कक्षा 8 तक शब्द कैसे बनते हैं या शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा था कि शब्द जो है वर्णों का सार्थक मेल कहलाता है। वर्णों का जब सार्थक मेल होता है तब शब्द निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे हम कहें कि कमल, कटहल, जब हम 4 प्रकार के वर्ण जो हैं ऐसे जिनको कि जोड़ने से एक अर्थ का निर्माण होता है तब वो शब्द बनते हैं। लेकिन शब्द निर्माण जो है इसके बाद भी आगे पीछे और भी तरीके से उन शब्दों के सहयोग से बनाया जा सकता है। जैसे हम कहें कि सु और योग को जोड़ दिया तो सुयोग बन गया। तो इस प्रकार शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है, प्रत्यय के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा और समास के द्वारा। यहाँ आप सबसे पहले उपसर्ग के द्वारा जो है शब्द निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग एक प्रकार से शब्द लघुतम, छोटे से छोटा जो है लघुतम रूप जो है शब्दांश का जो मूल शब्द के आगे जोड़ते हैं और मूल शब्द के आगे जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात मूल शब्द और उसके भी आगे जोड़कर। मूल शब्द जो है जैसे कि आपका योग है, योग हमारा मूल शब्द है, योग माने होता है जोड़, लेकिन अगर हम इसके आगे प्र जोड़ दिया तो हम बन जाता है प्रयोग। किसी कार्य को विधिवत रूप से करना जो है प्रयोग कहलाता है। इसी प्रकार सम जोड़ दिया योग में तो बन जाता है संयोग, और संयोग का अर्थ होता है बाई चांस। इसी तरह आपका योग में हमने वि जोड़ दिया तो बन जाता है वियोग। वियोग मीन्स होता है अलग होना, विछोह होना, वो वियोग कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि सब योग है, योग में ही अलग अलग प्रकार के उपसर्ग जुड़ जाने से उसका जो है रूप परिवर्तित हो गया है, उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। सही पूछो तो अर्थ में परिवर्तन का काम जो है उपसर्ग करते हैं। अब आता है उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग 3 प्रकार से आते हैं। पहला आता है तत्सम उपसर्ग जिसको कि संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं, दूसरा होता है तद्भव उपसर्ग जिसको हिंदी के उपसर्ग कहते हैं, और तीसरा होता है आपका आगत उपसर्ग। अब सबसे पहले आता है तत्सम उपसर्ग जिनको कि हम संस्कृत का उपसर्ग भी कहते हैं। तत्सम आपने पहले भी पढ़ा है, संस्कृत को सम के रूप से स्पष्ट करते हैं, तत्सम मीन्स संस्कृत में उपसर्ग। हिंदी भाषा में हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो सीधे संस्कृत से ही आ गए हैं। तो तत्सम शब्द उपसर्ग जो है अधिकतर तत्सम शब्द के ही आगे लगते हैं, अर्थात जो मूल शब्द है वो तत्सम है, उसके आगे लगकर तत्सम उपसर्ग बनाए जाते हैं और नए शब्द का जो है निर्माण करते हैं। जैसे अति, अति माने होता अधिक, जैसे अति उपसर्ग लगाकर अति पावन, अति पवित्र, अत्यधिक है, अतिवृष्टि, ये आपका अति उपसर्ग है। फिर आता है अधि। अधि माने होता है ऊपर या अधिक, इसमें भी अधिग्रहण, अधिकार, अधिनायक, ये आपका अधि उपसर्ग है। अब आता है अनु। अनु माने होता है पीछे, जैसे अनुप्रास, अनुकंपा, अनुक्रमण, ये आपका अनु उपसर्ग है। फिर आता है उत। उत्थान, उत्कर्ष, उत्पत्ति, ये आपका उत है। फिर आता है परि। परि मीन्स होता है चारों तरफ, जैसे परिमाण, परिमिति, ये परि है। फिर आता है प्रति। प्रति मीन्स होता है हर, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिक्षण, ये आपका वि। वि मीन्स होता है विशेष, विज्ञान, वियोग, वियोग भी है, वि माने अलग होना भी होता है, तो वियोग, ये वि हो गया। इसी प्रकार सु मीन्स होता है सुंदर, सुलेख, सुपुत्र, ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग जो हैं हमारे यहाँ 22 हैं और उनका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत उपसर्गों के साथ जो है हिंदी के भी उपसर्ग आते हैं। कई संस्कृत के उपसर्ग भी बदलकर हिंदी में आ गए हैं, उनको हम
तद्भव उपसर्ग कहते हैं, जिनको कि हिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। आपके तद्भव उपसर्ग हैं भर, अध, उन, सु, भर, भरपेट, भरपूर, ये आपका भर उपसर्ग से सिद्ध बना। अध, अध फिलहाल, अध जला, ये आपका अध हो गया। उन मीन्स होता है 29, 59, 49। सु का आपका प्रयोग संस्कृत में भी होता है, हिंदी में भी होता है, जैसे सुपुत्र, सुलेख, अभी आपको बताया था, सुयोग। फिर आता है कु माने होता है बुरा, कुपुत्र, कुकर्म, ये हमारे कु हैं। इस प्रकार से ये हमारे हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। अब आता है इसके बाद तीसरा नंबर है आगत उपसर्ग, जिसका कि नाम ही है आगत। आगत मीन्स आया हुआ। कहने का अर्थ यह है कि वे उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए हैं। पहले भी हम लोगों ने जब शब्द निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी थी तब बताया था कि हिंदी में उपसर्ग और जो है जैसे शब्द का निर्माण होता है विदेशी शब्द, उसी प्रकार से ये आगत उपसर्ग है। जैसे आपके ये अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं, अरबी फारसी के भी उपसर्ग इसमें आते हैं। जैसे कम, खुश, गैर, ये हमारे अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। कम, कम वक्त, कम सिंह, कमजोर, ये हमारे अरबी के उपसर्ग हैं। खुश, खुशकिस्मत, खुश मिजाज, खुशनुमा, गैर, गैर जरूरी, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, ये हमारे आगत उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी आगत उपसर्ग में आपके अंग्रेजी के भी उपसर्ग आते हैं, जैसे हाफ, चीफ, ड्यूटी। हाफ मीन्स होता है हाफ टाइम, हाफ साल है, हाफ डे, ये हमारा हिंदी में भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग चलता है। चीफ, चीफ मिनिस्टर है, इसी तरह डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, ये हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग किया जाता है। एक शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग, जैसे आपका अत्याचार है, तो अत्याचार में अति, आ और चार मूल शब्द है जिसमें अति और आ एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा भी असुरक्षित, इसमें अ, सु और रक्षित, आ भी लगा हुआ है, सु भी लगा हुआ है और रक्षित मूल शब्द है। इस प्रकार से दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। व्याकरण, वी प्लस आ प्लस करण, व्याकरण। इसी तरह समाचार, सम प्लस आ प्लस चार, समाचार। बच्चों अब आप लोग प्रत्यय करेंगे। प्रत्यय क्या है? उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं और प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। अंतर यह है कि उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगते हैं, और मूल शब्द के पीछे लगकर शब्द के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। मूल शब्द के पीछे लगते हैं और मूल शब्द के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे दूध और उसमें हमने वाला प्रत्यय लगा दिया तो बन गया दूध वाला। लोहा में आर लगा दिया तो बन गया लोहार। लोहार में इन लगा दिया तो बन गया लोहारी। कहने का अर्थ यही है कि मूल शब्द जो है उसके बाद जब प्रत्यय लगता है फिर उसके अर्थ में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, बल्कि उससे ही संबंधित रूप का निर्माण किया जाता है। देखिए लोहा और आर से लोहार बन गया, तो लोहा और आर का कहीं ना कहीं से संबंध है। इसी तरह लोहार में इन लगा दिया तो लोहारी। तो कहने का फिर यही मतलब है, तात्पर्य है कि इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, अर्थ जो है उससे कहीं न कहीं से जुड़ा होता है, संबंधित होता है। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहला आता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो मूल रूप से जो क्रिया है, क्रिया किसे कहते हैं? कार्य करने के ढंग को। क्रिया का जो मूल रूप है वो है धातु।
धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण जैसे शब्दों का निर्माण करते हैं। संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय 5 प्रकार से बनते हैं। एक पहला जो है वो कर्तृवाचक होता है, दूसरा कर्मवाचक होता है, तीसरा कर्मवाचक, भाववाचक और विशेषणवाचक। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और विशेषण, ये 4 से संज्ञा शब्दों का निर्माण किया जाता है। इन 4 से संज्ञा शब्दों का निर्माण किया जाता है। पहला आता है कर्तृवाचक। कर्तृवाचक जिसमें कि कर्ता, ऐसी संज्ञाएं जो कर्ता के रूप में काम करती हैं, कर्तृवाचक है। लेकिन ये संज्ञाएं कब बनेंगी? क्रिया के साथ जब प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपको बताएं, चाल है, चाल एक क्रिया है, तैर एक क्रिया है, इसमें आक लगा दिया तो बन गया चालाक, तैराक। इसी तरह आपका लड़ और पठ है, इसमें आकू लगा दिया तो बन गया लड़ाकू, पढ़ाकू। इसी तरह पढ़ और खे है, इसमें अया और वया लगा दिया तो पढ़ैया, खेवैया। लूट है, इसमें एरा लगा दिया तो लुटेरा। तो जो क्रिया है उससे ही जो है कर्ता से संबंधित जो संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है वो आपका कर्तृवाचक कहलाता है। दूसरा आता है कर्मवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञाएं जिससे कि कर्म का प्रयोग, कर्म वो होते हैं शब्द जिन पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे आपका ओढ़, सूंघ है, इसमें लगाया आपने नी तो बन गया ओढ़नी, सूंघनी। इसी तरह आपका खेल है, इसमें औना लगा दिया तो बन गया खिलौना। बिछ में औना लगा दिया तो बन गया बिछौना। खेल और बिछ आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये क्रिया के मूल धातु हैं। आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा, धातु शब्द के जो रूप हैं, 2 प्रकार से संस्कृत में रूप आते हैं, एक शब्द रूप और दूसरा धातु रूप। शब्द रूप संज्ञा और सर्वनाम से बनाए जाते हैं, जबकि धातु रूप क्रियाओं के होते हैं। जैसे संस्कृत में पठ धातु से पढ़ना होता है, लिख धातु से लिखना होता है, गम धातु से जाना होता है। इसी तरह हिंदी में भी जो है धातुओं का रूप चलता रहता है। फिर आता है करणवाचक। करण मीन्स होता है साधन। ऐसी संज्ञाएं जो साधन के रूप में प्रयोग की जाती हैं वो करणवाचक कहलाती हैं। जैसे आप कह दें कि बेल, बेल में ना लगा दिया तो बन गया बेलना। इसी तरह आपका झाड़ू में अन लगा दिया तो बन गया झाड़न, बेल में अन लगा दिया तो बन गया बेलन। तो ये हमारी करणवाचक जो है संज्ञाओं का निर्माण होता है। वो इसके बाद आता है भाववाचक। भाववाचक संज्ञाएं जो हमारी हिंदी में हमने पढ़ा है, संज्ञाएं 3 प्रकार से होती हैं। एक होता है जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक और तीसरा भाववाचक। भाववाचक संज्ञाएं जैसे सज, सज में आवट लगा दिया, सज है आपकी क्रिया का मूल रूप और उसमें आवट लगा दिया तो सजावट हो गया। बन, बन में आवट लगा दिया तो बन गया बनावट। इसी तरह आपका भूल, इसमें आवा लगा दिया तो बन गया भुलावा। पहन में आवा लगा दिया तो बन गया पहनावा। इसी तरह आपका सज, सज में आवट लगाया तो सजावट हुआ। उठ में अन लगा दिया तो बन गया उठान। तो ये हमारी जो है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। कृत प्रत्यय पहले भी अभी बताया था, फिर बता रही हूँ। कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया के मूल रूप में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं और इससे संज्ञाओं का निर्माण होता है और विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। फिर आता है विशेषणवाचक। विशेषणवाचक शब्द जैसे हैं कृपा, कृपा में आलू लगा दिया तो बन गया कृपालु। इसी तरह आपका जो है पठ, पठ में अनी लगा दिया तो पठनीय हो गया। दड़, दड़ में ईयल लगा दिया तो दड़ियल बन गया। ये हमारी जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं। मर में ईयल लगा दिया मरियल हो गया।
इस प्रकार से कृत प्रत्यय, हमेशा ध्यान दीजिए कि कृत प्रत्यय मूल धातु के पीछे लगकर प्रत्यय जो है लगते हैं और शब्द के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। कैसे? उनसे संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है और विशेषण शब्दों का। दूसरा आपका आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगते हैं और नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे आप क्या, ये पहले वाले जो उदाहरण है, दूध वाला, लोहा, लोहा में आग लगा दिया तो लोहार हो गया, या लोहार नहीं लगा दिया तो लोहार हो गया। कहने का तात्पर्य यही है कि ये संज्ञा से संज्ञा का भी निर्माण कर देते हैं। भाई दूध, दूध भी संज्ञा है, इसमें हमने वाला लगा दिया तो दूध वाला आ गया। लोहा भी संज्ञा है, ये इसमें आग लगा दिया तो लोहार हो गया। इसी तरह लोहार भी संज्ञा है, लोहार नहीं लगा दिया तो लोहारी हो गया, इसका स्त्री रूप परिवर्तित हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमने कृत प्रत्यय क्रिया के रूप में परिवर्तन देख रहे थे, परिवर्तन करके उससे संज्ञा और विशेषण शब्द बनाए जाते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि के पीछे लगकर नए रूप का निर्माण करते हैं, अर्थात शब्द के एक नए रूप को सामने लाते हैं। बच्चों, उपसर्ग जिस प्रकार संस्कृत से आए हैं, उसी तरह अधिकांश प्रत्यय भी संस्कृत से ही आए हैं और कुछ प्रत्यय अरबी फारसी के भी आते हैं। प्रत्यय जो है किस प्रकार से तद्धित प्रत्यय जो है बनते हैं, इसमें जैसे आपने पढ़ा देव, जो संज्ञा के साथ नहीं होता है। देव हमारा संज्ञा है और संज्ञा के साथ जत्वा प्रत्यय है, ये एक प्रकार का संस्कृत का प्रत्यय है। तो संस्कृत के प्रत्यय जब लगता है तो बनता है देवत्व। इसी तरह मानव, मानव में ता लग गया तो बनता है मानवता। इसी तरह बच्चा, बच्चा में पन लग जाएगा तो बन जाएगा बचपन। ये हमारे संस्कृत के प्रत्यय हैं। दूसरा आता है विशेषण के साथ में, विशेषण के साथ मेल होकर भी क्या है, जैसे नीला, नीला में नीमा प्रत्यय लग गया, ये भी संस्कृत का प्रत्यय है, तो ये बन जाता है नीलिमा। महान, महान में ता लग गया तो बन गया महानता, ये भी हमारा संस्कृत का प्रत्यय है। फिर है सर्वनाम के साथ मेल, सर्वनाम के साथ जब संस्कृत का मेल होता है, जैसे अपना, अपना में पन लग गया तो अपनापन। निज, निज में ता लग गया तो निजता। इसी तरह ये सब जो है मम, मम, मम में त्वा लग गया तो क्या बन जाता है ममत्व। ये ऊपर के जो तीन प्रत्यय हैं जो लगे हुए हैं वो आपके संस्कृत के, अर्थात मूल शब्द जो है उसमें संस्कृत के प्रत्यय लगकर एक नए रूप को जन्म देते हैं। अब आता है आपका हिंदी के प्रत्यय। हिंदी के प्रत्यय में पहला प्रत्यय आता है कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहने का मतलब वही है कि जिसमें कर्ता का निर्माण होता है। जैसे दुकान, इसमें दार लगा दिया तो क्या हो गया दुकानदार। माल में दार लगा दिया तो बन गया मालदार। खरीद में दार लगा दिया तो बन गया खरीददार। इस तरह से एक नए कर्ता का निर्माण जो होता है वह कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। इसी तरह सोना, सोना में आर लगा दिया तो बन गया सुनार। लोहा में आर लगा दिया तो बन गया लोहार। ये कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय हैं जो हिंदी के प्रत्यय के अंतर्गत आता है। दूसरा बनता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जो भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे लड़का, लड़का में पन लगा दिया तो बनता है लड़कपन। अपना में पन लगा दिया अपनापन, ये हमारा भाववाचक है। इसी तरह मनुष्य में को लगा दिया मनुष्यत्व। फिर आता है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय जिसमें कि संबंध का ज्ञान हो, संबंध बताया जाता हो। जैसे आपका मामा, मामा में एरा लगा दिया ममेरा। चाचा में एरा लगा दिया चचेरा। इसी तरह आपका आता है धर्म, धर्म में एक लगा दिया धार्मिक।
समाज में एक लगा दिया सामाजिक, ये हमारा संबंधवाचक प्रत्यय है। दूसरा आता है विशेषणवाचक प्रत्यय। विशेषणवाचक प्रत्यय अर्थात विशेषण शब्दों का निर्माण जहाँ पर होता है वे विशेषणवाचक होते हैं। जैसे लोग, लोग में ई लगा दिया लोभी। पेट, पेट में ऊ लगा दिया तो बन गया पेटू। इसी तरह आपका जो है बाजार, बाजार में ऊ लगा दिया बाजार, तो ये हमारा विशेषणवाचक है। अब आता है लघुतावाचक प्रत्यय। लघुतावाचक प्रत्यय जैसे खाट, खाट में या लगा दिया खटिया बन गया। पहाड़ में ई लगा दिया पहाड़ी, अर्थात खाट बड़ा और या बन गया खटिया उससे छोटा। पहाड़, पहाड़ में ई लगा दिया क्या पहाड़, पहाड़ जो है बड़ा है तो इसमें ई लगा दिया तो बन गया पहाड़ी। ये क्या है, उससे इसका लघुता नजर आता है। खाट बड़ा और यह लगा दिया खटिया। पहाड़ एक बड़ा रूप है और इससे जिसमें यह ई लगा दिया तो बन गया पहाड़। तो ये हमारा लघुतावाचक है। फिर आता है क्रमवाचक। क्रम मीन्स होता है संख्यावाचक, जिसमें कि संख्या से संबंधित होता है। जैसे आपका 5, उसमें वहाँ लगा दिया पांचवा। सातवां, पहला, पहल में आ लगा दिया पहला। ये हमारा जो है क्रमवाचक है। दूसरा, तीसरा, ये सब क्रमवाचक जो है शब्दों का निर्माण किया जाता है। अब आपका आता है स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय। स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय जिसमें कि स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण है। जैसे नौकर, नौकर में आनी लगा दिया तो नौकरानी बन गया। बाघ, बाघ जो है पुल्लिंग है, नौकर पुल्लिंग है, इसमें इन लगा दिया तो बाघिन हो गया। इसी तरह लोहार, लोहार में इन लगा दिया तो लोहारिन हो गया। ये शब्द जो है पुल्लिंग है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द जो है बनते हैं, जिसमें कि आनी इन प्रत्यय लगाते हैं। अगला आता है आपका बहुवचन तद्धित प्रत्यय, जिनसे कि बहुवचन शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसा आपका बेटा, बेटी, बेटी, बेटा नहीं बेटी, बेटी में इया लगा दिया तो हो गया आपका बेटियां। इसी तरह आपका नदी, नदी में इया लगा दिया तो नदियां हो गया। अब आता है आपका अरबी फारसी के प्रत्यय। मैंने पहले भी बताया था कि बहुत कुछ प्रत्यय हमारे संस्कृत से आए, लेकिन कुछ प्रत्यय अरबी फारसी के भी हैं। हिंदी में अरबी फारसी का प्रयोग इस तरह से होता है जैसे वो अपने ही शब्द हो गए, इतने घुल मिल गए हैं। अरबी फारसी के प्रत्ययों में आपका जैसे दान है, जिसमें कि फूलदान, फूल और पीक है, या कद्र है तो बन जाएगा फूलदान, पीकदान। कद्र में लगा दिया तो कद्रदान। इसी तरह आपका मंद, मंद जो प्रत्यय है उसके में दौलतमंद, जरूरतमंद, अकलमंद, ये हमारे मंद प्रत्यय से शब्दों का निर्माण होता है जो अरबी फारसी के। इसी तरह बाज है, जैसे पतंग, पतंग में बाज लग गया पतंगबाज, धोखा में बाज लग गया धोखेबाज। तो इसके अलावा भी कई अरबी फारसी के शब्द हैं, जैसे आना, रोजाना, सालाना, ये हमारे अरबी फारसी के शब्द हैं। फिर आता है नाक, शर्मनाक, दर्दनाक, अरबी फारसी के प्रत्यय हैं। बच्चों इस तरह से आप लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा। उपसर्ग और प्रत्यय मैं पुनः बता देती हूँ, ये हमारे शब्दांश हैं और मूल शब्द के आगे और पीछे लगते हैं, अर्थात उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के पीछे लगते हैं। आशा है कि आप सब लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय ध्यान से पढ़ा होगा और समझा होगा। इसकी अभ्यास प्रश्न जो है आप करने की कोशिश कीजिएगा। न समझ में आए आप लोग व्हाट्सएप पर पूछिए। धन्यवाद।